हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। आज मैं इस विषय के अंतर्गत सतत विकास के घटक के बारे में आपको समझाऊंगी। सतत विकास के घटक किस तरीके से विकास को प्रभावित करते हैं। सतत विकास का संबंध मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से गहरा है, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक हो या दार्शनिक हो या राजनीतिक हो, कोई भी क्षेत्र हो। अब हम सतत विकास के जो घटक हैं उनको वन बाई वन लेते हैं कि वो किस तरीके से सतत विकास को या पोषणीय विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब हमारा जो सतत विकास है वो किस तरीके से इन सारे घटकों से प्रभावित होता है, कम या ज़्यादा होता है। जैसे आर्थिक घटक, पहला है आर्थिक घटक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग अपने हित के लिए करने लगते हैं, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करने लगते हैं, तो इसका संबंध अर्थव्यवस्था या आर्थिक जगत से हो जाता है। जैसे जंगल से लकड़ी काट कर लाना, या तो उसे बाज़ार में बेच देना, पैसे बना लेना, या फिर अपने ईंधन के रूप में उसे काम में लेना। इसी तरीके से दार्शनिक घटक हैं। दार्शनिक घटक के अंतर्गत जो दार्शनिक विचारधारा मानव को प्राकृतिक संसाधनों एवं सामाजिक विकास के प्रति सकारात्मक या व्यापक सोच से संपन्न बनाती है। इस विचारधारा के माध्यम से व्यक्ति अपने हित के साथ साथ समाज के हित के बारे में भी सोचता है। जैसे जब व्यक्ति जंगल से 2 पेड़ काट कर लाता है तो उसके साथ ही 2 पेड़ लगाने की भी सोचता है कि आगे चलकर किसी तरीके से पर्यावरण को हानि ना हो, हमारा पर्यावरण प्रदूषित ना हो। तीसरा है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक भी सामाजिक व्यवस्था का भी सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक घटक का सतत विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि लोगों की प्रवृत्ति पर्यावरण या प्रकृति के प्रति सकारात्मक होती है तो सतत विकास तीव्र गति से होता है, और यदि नकारात्मक होती है तो सतत विकास की गति धीमी होती है या फिर ना के बराबर भी हो जाती है। सभी व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं और आगे आने वाले समय के बारे में नहीं सोचते, और जब ऐसी सोच समाज के प्रति हो जाती है तो सतत विकास की गति धीमी होना स्वाभाविक है। इसी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र, ये भी सतत विकास को प्रभावित करता है। सतत विकास के लिए पारिस्थितिकी संतुलन परम आवश्यक है। इसलिए ऐसी गतिविधियां जो पारिस्थितिकी
असंतुलन उत्पन्न करती हैं उन्हें अस्वीकार किया जाता है, और जो संतुलन उत्पन्न करती हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है। अनेक अवसरों पर देखा गया है कि मानव अपने स्वार्थ के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र से छेड़छाड़ करता है, जिस कारण ही पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है। इसका अभी लेटेस्ट उदाहरण है कि चीन में जो जीव जंतुओं को लोग खाते हैं उसका प्रभाव आज एक महामारी के रूप में देखा जा सकता है। और इसके बाद 4 घटक और हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में लूँगी। धन्यवाद।